So, good morning, students. Let us move forward to the next topic, that is parallax method. See, I had given you the idea that how the different measurements are made, measurements of length, measurements of mass, and measurement of time. Out of which first we will discuss the measurement of length. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो भी मेजरमेंट के मेथड है उसको पैरेलैक्स मेथड कहते हैं. इट इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड में एग्जैक्टली क्या है वो लेटेस्ट समझ लेते हैं पहले. और ये पर्टिकुलरली मेथड जो है वो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट, मतलब जो बहुत दूर की चीजें हैं वहां क्या की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए होता है. पैरेलैक्स इज द apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sideways. आपको पता है कि हम कोई भी दूर की चीज या पास की भी कोई चीज है उसको हम अपनी दोनों आंखों से देखते हैं. लेकिन अगर आप एक आंख बंद करके उस चीज को देखो और फिर दूसरी बार दूसरी आंख बंद करके उस चीज को फिर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. उसकी जो पोजीशन है इट इज ऑब्जर्व टू बी शिफ्टेड. तो ये जो शिफ्टिंग है दोनों आईज के बीच का उसको कहते हैं पैरेलैक्स. It is called the parallax. The closer object always appear to move in direction opposite to that of our eye. मतलब आई को अगर आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो वो जो मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा. Large distances such as the distance of planet or a star from our earth can be measured by this parallax method. तो इस मेथड से हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस जो है उसको हम ये मेजर कर सकते हैं. मतलब इस मेथड से वो जो लार्ज डिस्टेंसेस है उसको हम मेजर कर सकते हैं. सो यहाँ पर एक फिगर में दिखा है O इज द सेंटर जहाँ पर हम एक्चुअली खड़े हैं, राइट लाइक दिस. और L और R, मतलब ये पूरा एक ट्रायंगल ले लें तो OLR, ये जो पूरा ट्रायंगल है उसके अंदर B इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू साइडवेज शिफ्टिंग. और ये जो D है वो जो लेंथ है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं. थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द O, सबटेंडेड बाय LR दैट इज B एट पॉइंट O. सो इट इज एंगल कितना सबटेंड किया हो वो है. तो हमारे पास अभी तीन क्वांटिटीज आ गई है. एक तो एंगल थीटा, O से L या तो O से R तक का डिस्टेंस D है और L और R के बीच का डिस्टेंस B है. तो ये जो तीनों क्वांटिटी है तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम एस्टैब्लिश करेंगे और उस पर से जो भी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा. सो D, कैपिटल D एंड स्मॉल b आर द डिस्टेंसेस एंड D थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल सबटेंडेड. तो इसके साथ अभी इन फिगर when we hold a pencil in front of our us against some specific point on the background a wall and look at the pencil first through our left eye L, closing the right eye, and then by our right eye R, closing the left eye. So we find that the position of the pencil changes with respect to background wall. तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है जैसा कि मैंने बताया. इसी को पैरेलैक्स कहते हैं. सो ये जो शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसको पैरेलैक्स कहते हैं. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट L I and the right eye R is the basis. So angle LOR is the theta. It is called the parallax angle or parallactic angle. अब नेचुरली अगर हमें यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे या तो कोई भी एक ट्रायंगल का जो लॉ है वो यूज करेंगे तो टेकिंग LR एज एन आर्क ऑफ द लेंथ B एंड रेडियस LO या तो RO इज इक्वल टू D कहेंगे तो हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्री में या तो फिर ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला बनती है कि एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू B अपॉन D. तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो जो अपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है वो B अपॉन D, उसको हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं. अब अगर हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं और तो फिर B और D में से कोई भी एक क्वांटिटी हमें पता है तो D हमें पता चल जाएगा. या तो फिर B पता है तो D फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल D पता है तो B फाइंड कर सकते हैं, राइट लाइक दिस. सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द एनी क्वांटिटी ऑफ द लेंथ. तो ये हम फाइंड कर सकते हैं. अब इस मेथड से डिस्टेंस ऑफ ए मून
और एनी प्लेनेट हम फाइंड करेंगे. दैट इज कॉल्ड द बाय पैरेलैक्स मेथड. टू मेजर द डिस्टेंस एस ऑफ द मून. अब यहाँ पर एक फिगर दिखा हुआ है, दैट इज अ प्लेनेट. प्लेनेट पर से, सामने से अर्थ पर से हम उस प्लेनेट को देख रहे हैं. प्लेनेट पी है. अर्थ के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ए और बी, उसके बीच का डिस्टेंस बी है. प्लेनेट और पॉइंट ए या तो पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस एस है, कैपिटल एस, राइट लाइक दिस. और वहां पर जो एंगल्स दिखाए हैं θ1 θ2 वो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ के एंगल्स हैं. तो हम इस पर से हमें एस भी पता कर सकते हैं, बी भी पता कर सकते हैं. बी हमारे लिए फाइंड करना इजी है क्योंकि वो अर्थ के ऊपर के 2 पॉइंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, या तो हम मेजर भी कर सकते हैं और उसके बेस पे एस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, राइट लाइक दिस. सो टू मेजर द डिस्टेंस एस ऑफ द मून of a far away planet B, we observe it simultaneously from 2 observations A and B on the Earth, separated by large distance AB, that is equal to B. The distance between the 2 points of the observation is called the basis. The distance between 2 points of observation is called the basis. In this case, अभी इस केस में क्या है, A और B दो जो पॉइंट्स है वो that is called the basis कहते हैं, क्योंकि वो दोनों पॉइंट अर्थ के ऊपर हमने सिलेक्ट किए हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम प्लेनेट का डिस्टेंस एस फाइंड करने वाले हैं. सो वी सिलेक्ट द डिस्टेंस स्टार सी whose position and direction can be taken approximately same from A and B. तो दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस A और B है. साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ. अब उस पर से ये फॉर्मूला हम पता कर सकते हैं. नाउ एंगल PAC वो तो फिर डायरेक्टली ज्योमेट्री पर से हम लिख सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू θ1 है, PBC θ2 है, आर मेजर्ड फ्रॉम द 2 ऑब्जर्वेटरीज एट द सेम टाइम as B is very less than S. S मतलब क्या है, अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस, और B क्या है, अर्थ के ऊपर के जो 2 पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब नेचुरली B will be very small as compared to S. तो अल्टीमेटली फिर से हम ज्योमेट्री का वही फॉर्मूला लगाएंगे, that angle that is theta is always equal to arc upon radius. Why? Because the length of the arc is equal to the angle multiplied by radius. So theta is equal to arc upon radius, तो B upon S आ जाएगा. डिस्टेंस s इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा हम पता कर सकते हैं. इसका मतलब है अगर हम b मेजर कर ले और थीटा भी एंगल मेजर कर सकते हैं तो उसके ऊपर से हम किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस s पता कर सकते हैं. where theta is equal to again θ1 plus θ2. It is a parallactic angle. So by this method we can find out the distance of a large distant planet. या तो फिर बहुत दूर का कोई भी प्लेनेट है या तो सन मून है, उनका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. कहाँ से? अर्थ से. नाउ ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट. अब ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में ही 10th स्टैंडर्ड में डिस्टेंट फॉर्मूला सीखी होगी, राइट. 10th स्टैंडर्ड में उसे राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो साइड है उसको हम हाइट कहते हैं और दूसरी साइड को बेस कहते हैं, राइट. और बेस के बाजू में जो एंगल बनता है उस एंगल पर से हम tan थीटा या tan अल्फा वगैरह लेके फिर हाइट अपॉन एडजेसेंट ये हम पता कर सकते हैं. That is called the triangulation method for the height of an accessible object. So consider the height BCH is to be measured. Let A be the point of observation at a distance x from B. Now place a secant at A and then measure the angle of elevation. तो angle of elevation हम measure कर सकते हैं, उसे BAC angle of elevation alpha है. So H is the height of the tree, we can find out. Now from the right angle triangle ABC we have tan alpha is always equal to opposite side upon adjacent side. So that is BC upon AB. BC upon AB. BC is equal to H, AB is equal to X. So height H we can find out X tan alpha. अभी अगर हम अल्फा एंगल फाइंड कर ले तो उसके बेसिस पे हाइट फाइंड कर सकते हैं, या तो अगर हाइट पता है तो हम उस चीज का पर्टिकुलर में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस मतलब अर्थ के ऊपर का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. सो ये जो मेथड है उसे ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहते हैं.
सिमिलरली अभी इसी फॉर्मूला से हम अर्थ और मून का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर भी हम फाइंड कर सकते हैं, अर्थ पर से मून का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सन का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, या दूसरे किसी भी प्लेनेट का हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो अर्थ के किसी एक पॉइंट ई को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर द एनी पॉइंट ई ऑन द अर्थ। उस ई पॉइंट से मून के पूरे डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट, राइट, एक्सट्रीमिटीज जिसे कहते हैं, पहले ए को ऑब्जर्व करते हैं फिर बी को ऑब्जर्व करते हैं, तो नेचुरली दोनों के बीच का एक एंगल मिल जाएगा थीटा, राइट, लाइक दिस। अब ए से ई तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम आर कहते हैं, दैट इज द थिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अब अगर आर हमें पता है, थीटा पता है, तो डायमीटर डी हम फाइंड कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Let AB be the diameter D of the moon, which is to be measured by an observer on the earth, and theta be the angle subtended by two opposite ends, A and B, at the point E on the earth. तो ये हम फाइंड कर सकते हैं ऑन द अर्थ। देन डायमीटर ऑफ द मून, फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, या तो फिर कोई भी टाइप का राइट एंगल भी बन सकता है या दूसरे किसी टाइप का ट्राइंगल भी बनेगा, तो भी ट्राइंगल वाली फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। वो कौन सी है? दैट इज डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, राइट, दैट इज आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, वेयर आर इज द रेडियस। सो आर इज द रेडियस, मतलब ये एक टाइप का एक सर्कल है, उस सर्कल का आर रेडियस बन जाएगा, और वो जो ए बी है वो आर्क बन जाएगा। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, राइट, लाइक दिस। सो डी इज इक्वल टू आर इनटू थीटा, वेयर आर इज द रेडियस। सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। साइज मतलब इसका डायमीटर है, उसको, उस डायमीटर को हम फाइंड कर सकते हैं। पता चल रहा है? सिमिलरली नाउ सम मोर मेथड्स टू मेजर द डिस्टेंस। अब ऐसे दूसरे भी डिस्टेंस मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। द रिफ्लेक्शन मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑफ ए मून इज लेजर मेथड। लेजर मेथड का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लेजर रेज थ्रो करेंगे तो वो जो रेज है वो उससे टकराने के बाद वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, रिबाउंड्स होके वापस आएंगे। इसका मतलब है लेजर का जो रेज है वो हमारे यहाँ से, जहाँ से हमने उसको थ्रो किया है, वहां से जाके उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है और वहां से वापस आता है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डबल, यहाँ से जाने का और वहां से वापस आने का, तो टोटल 2s डिस्टेंस हो गया। अब उसकी जो स्पीड है वो हमें पता है, वो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर आने जाने का टाइम अगर हम मेजर कर लें तो हम डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, लाइक दिस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम स्पीड इंटू टाइम से हम कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन मेथड for measuring the distance of a moon is laser method. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है। किस तरह से? बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड मतलब एक साथ है, इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का जो इमिशन है वो एक साथ इमिट होता है, और इसीलिए उस लाइट्स को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। ये हम आगे किसी दूसरे टॉपिक में या 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। By using this method, the distance of moon from the earth can be determined. अब सपोज यहाँ से मून के ऊपर लेजर की लाइट को थ्रो करते हैं, नेचुरली दैट लाइट विल कोलाइड विथ द सरफेस ऑफ द मून एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। वो जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो हम उसका जो इमेज है, रिफ्लेक्शन है, उसको फिर से रिसीव कर लेंगे, और उस रिसीव का जो टाइमिंग है वो नोट कर लेंगे। सो सेंडिंग का टाइम और रिसीविंग के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट द टोटल टाइम टेकन बाय गोइंग एंड कमिंग बैक। सो दैट इज इक्वल टू सपोज t, राइट, लाइक दिस। सो distance of moon from the earth is equal to s. So distance is equal to velocity multiplied by time, या speed multiplied by time, divide by 2। हमने क्यों किया है? क्योंकि गोइंग एंड कमिंग दोनों का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड का टाइम हमें मिल जाएगा। वेयर द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है।
T is the time elapsed between the instances the laser beam is sent to the moon and received back. मतलब जाने और आने दोनों का टाइम का टोटल टाइम टेकन, राइट बात. Similarly, radar is used. Radar method is used for estimating the distance of nearby planet from the Earth. The radar stands for radio detection and ranging. अब आपको पता है कि कोई जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स और वो सब होते हैं, वहां पर रडार्स लगे होते हैं. रडार्स बेसिकली क्या करता है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या बहुत ही दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जानने की कोशिश करता है, राइट, लाइक दिस. तो रडार में से एक सिग्नल निकलता है, वो सिग्नल जाके उस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है. जब आने और जाने का टाइम नोट कर लिया जाता है और रडार के जो सिग्नल से उसकी स्पीड तो हमें पता ही है, तो उस स्पीड और टाइमिंग से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. So radar stands for the radio detection and ranging. By using this method, the distance of planet from the Earth can be determined. तो ये सारी जो मेथड है वो एक टाइप के किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इतना दूर का डिस्टेंस है जहाँ पर हम किसी अपनी जो रेगुलर मेथड्स हैं डिस्टेंस मेजर करने का, मेजर टेप और ऐसा सब, उसका हम यूज नहीं कर सकते. तो ऐसे केसेस में हम ये सारी जो स्पेशल मेथड्स है उसका यूज करके हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस प्लैनेट्स और वो सब का. सो इसी फॉर्मूला पर से डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ s इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय t. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, t इज द टाइम टेकन, जाने और आने दोनों का टाइम, और इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया है, राइट. So t is the time interval between the distances of radio waves are sent and received. Sent और received करने का दोनों का टाइमिंग है. The sonar method, सोनार भी एक मेथड है. सोनार पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है, पानी के अंदर का अगर कोई डिस्टेंस है तो वो मेजर करने के लिए, क्योंकि वो पूरा मीडियम चेंज हो जाता है. दैट मीडियम इज डिफरेंट, वाटर मीडियम है या तो और कोई लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर का या इवन अर्थ के अंदर का भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसके लिए भी सोनार यूज होता है, राइट, लाइक दिस. द सोनार मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी बेड. अब किसी पर्टिकुलर जगह पर सी की कितनी डेप्थ है या रिवर की कितनी डेप्थ है वो अगर हमें पता करनी है तो हम ये पता कर सकते हैं, या कोई केव्स वगैरह हैं उसके अंदर की भी डेप्थ कितनी है, वहां अंदर जाए बगैर तो हम वो पता कर सकते हैं. सोनार स्टैंड्स फॉर, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन, SO मींस साउंड, N स्टैंड्स फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस तरह से. इन दिस मेथड द डिस्टेंस, सी फॉर्मूला तो वही की वही है. इन दिस मेथड द डिस्टेंस S ऑफ द सबमर्ज्ड रॉक और सबमरीन कैन बी डिटरमाइंड. इसका मतलब क्या होता है कि सबमरीन से या तो फिर किसी शिप से पानी के अंदर सिग्नल भेजे जाते हैं और अलग अलग जगह से वो सिग्नल का रिफ्लेक्शन लिया जाता है और फिर आने जब भेजने और रिसीव करने का टाइमिंग नोट कर लिया जाता है. उस टाइमिंग को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड का टाइम मिल जाएगा, राइट, लाइक दिस. और उसी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा. बिकॉज अगेन वंस अगेन आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला, speed is equal to distance upon time. So distance is equal to speed multiplied by time. तो अगर हम स्पीड को ये जो स्पीड है उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेचुरली हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. So distance of the submerged rock, S is equal to V multiplied by T, where V is the speed of the ultrasonic waves in water. सोनार में यूजुअली अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं. T टाइम डिले ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इको. इको मतलब क्या है, हमने जो साउंड भेजा वो वहां जाके कोलाइड करेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, उसको हम इको कहते हैं. कोई भी साउंड जो रिपीट रिबाउंस होके वापस आता है उसको हम इको कहते हैं, राइट, लाइक दिस. तो इस मेथड से भी हम डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं. नाउ सिमिलर डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास एंड टाइम आल्सो. सो लेंथ, मास एंड टाइम, ये बेसिक 3 यूनिट्स हैं जिसके मेजरमेंट हमें करने पड़ते हैं और उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है. हमारे पास फिजिक्स में जो मासेस की रेंज है वो 10⁻31 kg से लेकर के, मतलब मास की रेंज 10⁻31 kg से लेकर के 10⁻+55 kg तक के हैं. सिमिलरली
जो डिस्टेंसेस है वो भी 10⁻⁻10 या -15 मीटर से लेकर के काफी एंड लेवल तक है, 10⁻20 या 10⁻30 तक के भी डिस्टेंसेस या उससे भी ज्यादा डिस्टेंसेस, राइट। सिमिलरली टाइम का जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, टाइम ईयर में होता है, लैक्स ऑफ ईयर, क्रोर्स ऑफ ईयर में होता है, या तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी होता है, माइक्रो सेकंड में भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। जिस वक्त जैसी रिक्वायरमेंट होती है और जैसी पोजीशन होती है उस हिसाब से डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। So these were the methods for calculation या तो measurement of different quantities, right, like this. Now when we actually measure the quantity, at that time some errors are bound to occur. Of course we will always try to reduce the error, लेकिन एरर तो हमेशा आने के चांसेस हैं, और वो एरर आने के डिफरेंट रीजन भी है, एरर क्यों आती है, और फिर एरर अगर आती भी है तो हम अप टू व्हाट एक्सटेंट उस एरर को टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल एरर कितनी है, अनएक्सेप्टेबल एरर कितनी है, तो वो सब हमें अभी सीखना है। तो पहले सबसे पहले तो हम एरर किसे कहते हैं। सो एरर्स इन मेजरमेंट, एरर किसे कहते हैं, मिस्टेक जिसे हम कहते हैं। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एरर है ऐसा पता कब करेंगे, जैसे अगर मैंने कोई चीज की लेंथ मैंने मेजर की और उसका मेजरमेंट आया 4.2 सेंटीमीटर, अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो नेचुरली उस वैल्यू को हमें किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या, ट्रू वैल्यू, और हमने जो मेजरमेंट लिया है उसको क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जितना ही है then error is 0, but if the true value is not equal to the standard value, then it is said that there is some error. So that means we always have to compare the measured value with some standard value. उस standard value को हम correct value कहेंगे या actual value कहेंगे। So फिर से एक बार देख लेते हैं। The measuring process is essentially the process of comparison. To measure any physical quantity, we compare it with a standard or unit of the quantity, the same standard unit of the quantity. No measurement is perfect. आप समझ लो, दुनिया में कोई भी measurement 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जब तक किसी दूसरी वैल्यू के साथ उसको कंपेयर नहीं करेंगे उसको हम 100% करेक्ट है ऐसा कह नहीं सकते। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट एज द एरर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। हम 100% एरर को रिमूव कर नहीं सकते। वैसे काफी बार 100% एरर रिमूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी एक टॉलरेबल कैपेसिटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी ने कहा कि भाई मैं 10 बजे आ जाऊंगा, अब कोई 10:05 पे आ गया तो हम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ता है, राइट, लाइक इसका मतलब है हम ये कहते हैं कि ये टॉलरेबल है। लेकिन अगर 10 बजे का बोल के वो 11 बजे आता है तो फिर वो टॉलरेबल नहीं है। दैट मीन्स 10:05 पे आया तो 5 मिनट लेट ही आया, लेकिन वो टॉलरेबल है। तो हमेशा हमें हर एक क्वांटिटी में एक टॉलरेबल रेंज भी ढूंढनी होती है कि ये क्वांटिटी 100% एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो उसमें एरर कहाँ तक टॉलरेबल है, उसे कहते हैं टॉलरेंस, राइट, लाइक दिस। तो वो भी हम आगे देखते हैं। सो द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। सो द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू and the measured value of a quantity is called the error of measurement। मतलब true value और measured value उन दोनों के बीच का जो difference है उसे error of measurement कहते हैं। यहाँ पर उसकी फॉर्मूला है error is equal to true value minus measured value। अब true value कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ट्रू वैल्यू कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। तो उस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए या मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दीजिए, कोई भी एक, तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इफ द ट्रू वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू देन द एरर विल बी 0। पर यूजुअली ऐसा होता नहीं, एरर हमेशा आती रहती है। अब ये एरर आने के रीजंस क्या है, या सबसे पहले तो एरर कितने अलग अलग टाइप्स की आ सकती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो इन जनरल द एरर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, एरर हम कितने अलग अलग दो सिस्टम में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो सिस्टमेटिक एरर
और दूसरी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं? जो हमेशा आने वाली आती है, या तो फिर जो कंटिन्यूअसली एरर्स आ सकती हैं या आती हैं किसी मेजरमेंट में, उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर क्या है? रैंडमली आ सकती है, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में वो आएगी, किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगी, रैंडमली अराइव्ड होती है, राइट, लाइक दिस। तो ऐसे दो टाइप की बेसिकली एरर है, एक तो सिस्टमेटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर की वैल्यू यूजुअली कांस्टेंट रहती है और उसी को हम सिस्टमेटिक कहेंगे। रैंडम एरर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, उसका टाइमिंग भी कांस्टेंट नहीं होता, वो कभी आ भी सकती है, कभी नहीं भी आ सकती है, और जब भी एरर अकर होती है तो वो अलग अलग वैल्यू में अकर होती है, मतलब कभी वन की वैल्यू में अकर हो सकती है या कभी 100 के वैल्यू में अकर हो सकती है, लाइक दिस। तो उसकी जो वैल्यू की रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है और उसके जो टाइमिंग रेंज है वो भी अलग अलग टाइप की, जबकि सिस्टमेटिक रेंज की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और उसके जो अकरेंस चांसेस हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। तो ये दो टाइप की एरर्स उसके अंदर आ सकती है, राइट, लाइक दिस। नाउ लेट अस स्टडी द सिस्टमेटिक एरर। दोज एरर, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन क्या है? दोज एरर्स that tend to be in one direction, either positive or negative, are called the system errors, systematic error। अब ये सिस्टमेटिक एरर मैंने आपको कहा कि ये कॉन्स्टेंटली आती है, इसका मतलब ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अभी आपको ये फिर से सवाल होगा कि पॉजिटिव एरर का मतलब क्या, नेगेटिव एरर का मतलब क्या है? कि हमने इससे पहले एक फॉर्मूला देखी थी एरर की फॉर्मूला। एरर की फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो अगर ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करने से जो आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव है तो दैट इज पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव एरर कहते हैं, राइट, लाइक दिस। तो ये या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकती है, दोनों नहीं आ सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर के चांसेस क्या क्या है और क्यों आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो वजह है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब आप जब मेजरमेंट लेते हैं तो यू मस्ट बी यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपकी टेक्स्ट बुक है या नोटबुक है, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, या पेंसिल है, पेन है, उसकी आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? आपके कंपास बॉक्स में एक स्केल है छोटा सा, उस स्केल का यूज करेंगे। लेकिन फिर वो स्केल ही अगर पहले से टूटा हुआ होगा या रॉन्गली कैलिब्रेटेड किया होगा या फिर उसके ऊपर कोई अनवांटेड मार्किंग्स हो गए हैं जो एक्चुअल मार्किंग को मिटा देते हैं या फिर उसको गलत तरीके से रीड कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन में है, तो दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब है आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो नेचुरली आपके हमेशा जब जब अब उस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे एरर तो आना ही है और अल्टीमेटली आपको हमेशा रॉन्ग वैल्यू मिलेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको अपना वेट करना है, आपका वजन देखना है, आपका आपका वजन कितना है ये आपको मेजर करना है, तो आप किसी वेट वाले जो वेइंग स्केल मशीन होते हैं, राइट, लाइक उसके ऊपर खड़े रह गए। अब मान लीजिए कि वो मशीन ही पहले से गलत है, वो पहले से 0 नहीं दिखा रहा था, वो पहले से ही 5 kg पे था, और आप जब खड़े रह गए और आपका वेट जो आया 55 kg, इसका मतलब है वो 50 किलो होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही 5 से तो उसने शुरू किया, लाइक दिस। आप देखेंगे कि हम किसी शॉप के ऊपर से कोई चीज़ें लेने के लिए, शॉप में से कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं और उसका जब वो वेट करता है तो सबसे पहले वेट करने से पहले उसको बैलेंसिंग कर लेता है, मतलब 0 0 दोनों तरफ सेम बैलेंस हो जाता है और उसके बाद फिर वो चीज़ पहले रखी जाती है। अगर वो पहले से ही बैलेंसिंग नहीं है तो आपको या तो वेट ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना होगा, फिर मेजरमेंट परफेक्ट आ सकता है। आपको भी स्केल से कोई लेंथ मेजर करनी है तो पहले ये पता कर लीजिए कि वो आपका जो स्केल है वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक तरह से कैलिब्रेटेड है या अच्छी तरह से मार्किंग किया हुआ है, आपको सारे मार्किंग क्लियरली दिखाई देते हैं, कहीं से कोई एंड टूटा हुआ नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है, ये सब पता कर। So instrumental error they occur due to the imperfect design or manufacture or calibration of the measuring instrument.
काफी बार क्या होता है कि कोई कंपनी वाले जो बाहर मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट वो बहुत सस्ते क्वालिटी के भी होते हैं, तो उसमें रॉन्गली डिजाइन होता है या इम्परफेक्ट होता है या फिर उसके कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए वर्नियर कैलिपर स्केल द जीरो मार्क वर्नियर स्केल may not coincide with the zero mark of the main scale, मतलब पहले से वो जीरो पे एडजस्ट नहीं था, तो नेचुरली उससे आप जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सब रॉन्ग है। इसके अंदर सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। काफी बार हमारी सपोज मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन हमारे मेजर करने की जो टेक्निक है वो गलत है। काफी बार हम मेजर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े रहते हैं, वो पोजीशन हमारी गलत हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंट हमने जो लगा के रखा हुआ है उस चीज को मेजर करने के लिए उसकी पोजीशन गलत हो सकती है, उसका एंगल गलत हो सकता है, राइट लाइक दिस। सो उसका ओरिएंटेशन गलत हो सकता है, उसका जो सरफेस के साथ का जो लेवल है वो लेवलिंग गलत हो सकता है। अगर लेवलिंग गलत है तो सारी चीजें गलत ही आएगी। So that means it is called imperfect perfect technique of measurement procedure. These type of error occur due to the experimental arrangement limitation. For example, to determine the temperature of a human body, the thermometer placed under the armpit will always give the temperature lower than the actual temperature of the body. Similarly, buoyancy error in weighing is usually ignored. अब देखो आर्म पेट के नीचे हम रखेंगे तो नेचुरली वहाँ का टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा होगा, वो बॉडी का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा क्योंकि वो हिडन टाइप का पार्ट है। हिडन टाइप के पार्ट ये जो थोड़ा अंदर के लेवल का पार्ट है, तो नेचुरली वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, बॉडी का टेम्परेचर अलग हो सकता है, और इसीलिए आर्म पेट के अंदर जो भी हमने थर्मोमीटर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर यूजुअली रॉन्ग आएगा, राइट। वो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। So that means our method also should be very perfect, then only we can get the correct answer. फिर पर्सनल एरर भी आ सकते हैं। पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है कि हमारे केयरलेसनेस जिसे हम कहते हैं, काफ़ी सारे हमने ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से नहीं लिए हैं या फिर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया है, उसे पर्सनल एरर कहते हैं। दीज एरर अराइजेज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, या तो फिर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता नहीं है, हमने पहले से उसको काफ़ी बार रिपीट नहीं किया हुआ है। सो सच लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस and taking observations without observing the proper precautions, etc. For example, if you hold your head towards right too far while reading the position of a scale, then the error is introduced due to the parallax. अगर आप बहुत दूर से मेजर करते हैं, बहुत दूर से देखते हैं स्केल को, तो फिर एक्चुअली जो भी उसके ऊपर का जो पोजीशन पॉइंट है वो आपको कहीं गलत जगह पर दिखाई देगा, अल्टीमेटली आप मेजरमेंट कुछ रॉन्ग ले लेंगे। सो दैट मीन्स उसे पर्सनल एरर कहते हैं। सो मेजरिंग जो मेथड्स हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए। देन एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब जिस वक्त आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस वक्त अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, एक्सटर्नल टेम्परेचर या हवा के जो दबाव है, हवा का प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड है, उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट में अफेक्ट द रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट। तो नेचुरली वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उसकी वजह से मेजरमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि मेजरिंग जो वैल्यूज है वो एक्सटर्नल किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उस टाइप का एनवायरनमेंट पहले क्रिएट कीजिए एंड देन यू ट्राई टू रिमूव दैट एरर। सो दीज आर द 4 errors which are the main, these are the 4 factors depending on which the error, systematic error will occur. Now random error, random error नाम ही बताता है, randomly error occur होता है। randomly मतलब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, right like this. फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेबल के पास खड़े रहे कि कोई इंस्ट्रूमेंट को लगा के फिर उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और अचानक आपका पाँव फिसल गया या फिर टेबल का कोई इंस्ट्रूमेंट गिर गया और जिसकी वजह से गलत इंस्ट्रूमेंट आ गया, गलत मेजरमेंट आ गया, राइट ना। या तो फिर एकदम से हवा का दबाव बढ़ गया, किसी ने कोई दरवाजा खोल दिया उसमें से लाइट आ गई, या फिर कोई किसी ने लाइट बंद कर दी। ये सब जो एडिशनल टाइप के रैंडम टाइप के एरर्स है, इररेगुलर मेथड से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
है, मतलब इंक्रीजिंग लेवल में भी होगा, डिक्रीजिंग लेवल में भी होगा. सो द एरर्स विच अकर इरेगुलर, मतलब एक बार एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद नहीं भी आएगा, और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद आ भी जाए. जबकि सिस्टमेटिक एरर अगर होगे तो वो 10 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, अगर वो चीज गलत है तो हर एक्सपेरिमेंट में वो रिपीट होगी. द एरर्स विच अकर इरेगुलरली and at random in magnitude and direction are called the random errors. They may also arise due to the random and unpredictable variations in experimental conditions. वो experimental conditions पे आ सकता है. That is the temperature है, फिर pressure है, voltage है, voltage supply है, vibration है, current है, ऐसे सब cases में वो आ सकता है. voltage एकदम से बढ़ गए तो भी आपका जो measurement है वो गलत आ सकता है. They are also known as the chance errors. उसे chance errors भी कहते हैं. For example, when the person repeats the observation, he may get different readings every time. काफी बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट जब रिपीट करते हैं और फिर से ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसकी वैल्यू अलग आ जाती है. सो ये सब नहीं होना चाहिए. रेड लाइन वैल्यू अलग आ सकती है. लिस्ट काउंट एरर. अब लिस्ट काउंट एरर कैसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड by measuring instrument is called the list count of the instrument. सबसे पहले तो लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? तो हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होगा. आप जानते हैं हम सब्जी लेते हैं या दूसरा कोई ग्रोसरी परचेस करते हैं तो वहां पर भी एक वेइंग मशीन रखा होगा. और गोल्ड के जो शोरूम्स वगैरह होते हैं या गोल्ड का शॉप होता है वहां से जब लोग गोल्ड परचेस करते हैं तो उसका उनके पास भी एक वेइंग मशीन होगा. लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दोनों वेइंग मशीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हम जब ग्रोसरी और या तो सब्जी वगैरह परचेस करते हैं तो उसमें काफी सारा किसी एक साइड पे थोड़ा ज्यादा बैलेंसिंग दिखाता है. वो क्यों है? क्योंकि थोड़ा उसमें ज्यादा भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ती नहीं है. जैसे 1 किलो की जगह 1.25 किलो उसने तोल दिया है या अपने को दे दिया है तो भी उसे उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा या उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जस्ट इमेजिन गोल्ड के जो बैलेंसेस होते हैं, वेइंग मशीन्स होते हैं, वो प्रिसाइजली वहां पर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक मतलब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइसेस अब 40,000 50,000 रुपये होता है. सो इट वुड बी वेरी हाईली अफेक्टेबल. तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है. इसका मतलब है हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम काउंटिंग का, मेजरमेंट का एक कैपेसिटी होता है. दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. It is called the list count of instrument. The smallest value that can be measured by a measuring instrument is called the list count of instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो आपके कंपास बॉक्स में, आपके जो बैग है उसके अंदर कंपास बॉक्स है, उस कंपास बॉक्स में एक स्केल है. उस स्केल का मिनिमम मेजरमेंट कितनी कैपेसिटी का है? दैट इज 1 mm. 1 mm से कम वो मेजर नहीं कर सकता. आपने देखा होगा कि स्केल के एक कोई भी एक साइड ले ले, एक साइड पे सेंटीमीटर होता है, दूसरी साइड पे दूसरे एजेस पे इंचेस में होता है. हम सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा कैलिब्रेशन किया होगा. और हर एक सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्किंग्स है. 10 मतलब मार्किंग्स है. तो हर एक मार्किंग का कैपेसिटी कितना हो गया? राइट, 0.1, मतलब 0.1 सेंटीमीटर. सो 1 mm तक की उसके. अब 1 mm के बीच में कोई मार्किंग नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि उसकी मिनिमम कैपेसिटी 1 mm की है. सो दैट इज लिस्ट काउंट इज 1 mm. फॉर एग्जांपल, ए मीटर स्केल हैविंग द ग्रेजुएशन at 1 mm division scale spacing has a list count of 1 mm or 0.1 centimeter. Thus, in the measurement of the length using the meter scale, reliability is up to 1/10 centimeter. Instruments of higher resolution, and by improving experimental techniques, we can reduce the list count errors. अब list count अगर हम बढ़ा देंगे तो accuracy बढ़ जाएगी. लिस्ट काउंट अगर बढ़ा देंगे तो एक्यूरेसी बढ़ सकती है. रेड लाइन्स. द लिस्ट काउंट एरर इज एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब इंस्ट्रूमेंट का जो रिजोल्यूशन है
वो अगर परफेक्ट नहीं है तो लीस्ट काउंट एरर आने के चांसेस. Those error which can occur due to the sharing carelessness of observer. For example, recording the observations wrongly. मतलब आपने observations को wrongly record किया होगा. Using wrong value of the observations in calculation. Calculation में आपने wrong value observe किया होगा तो भी ये सारी errors आ सकती हैं. अब error अलग अलग टाइप से हम मेजर कर सकते हैं. एरर को अलग अलग टाइप का मतलब उसकी फॉर्मूला बनाई हुई है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. वैसे एक ही है, उसी को 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है. सो एब्सोल्यूट एरर कहते हैं एक को, दूसरा रिलेटिव एरर है और तीसरा परसेंटेज एरर है. अब है ये सारा एक ही चीज लेकिन उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है. राइट. चलो हम सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the true value of the quantity. Magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measure value is called the absolute error of the measurement. It is denoted by delta A. Let the measure. अब ये कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक एग्जांपल लेते हैं. Let the measured value be A1, A2, A3, A4, A5 and so on up to N. मतलब ये क्या है? आपने कोई एक्सपेरिमेंट ले लिया. सपोज आपने नोटबुक है, आपकी नोटबुक है, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है. एक स्केल से आपने मेजर कर लिया, उसकी लेंथ आ गई A1. फिर से दूसरे को बताया या दूसरी साइड से हमने मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ A2 आती है. दूसरे तीसरे इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, उसकी A3, A4, ऐसे सब अलग अलग मेजरमेंट लिए. सारे मेजरमेंट का टोटल कर दो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो नेचुरली एवरेज मिल जाएगा. नेचुरली वो एवरेज की जो वैल्यू है वो मोस्ट करेक्ट होगी, क्योंकि जो भी एरर्स आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी. सो अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर AM is equal to 1 upon n sigma AI. AI मतलब क्या है? A1 plus A2 plus A3 so on divided by n. n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इससे क्या होगा? हमें ट्रू वैल्यू का पता चल जाएगा या उसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. वो एवरेज वैल्यू ऑलमोस्ट 100% करेक्ट होने के चांसेस हैं. So why do we repeat the experiment? Why do we repeat the experiment? Because by repeating the experiment, we can reduce the error. हम error को reduce कर सकते हैं. Usually the arithmetic mean AM is taken the true value of the quantity. Then absolute error in the individual measured values of the quantity are. अब individual measure of the quantities में क्या क्या है? So that is A1. Write like this. A1 delta A1 is equal to AM minus A1. AM मतलब क्या है? मीन वैल्यू. A1 मतलब फॉल्स ऑब्जर्वेशन. तो सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज को उसकी मीन वैल्यू से माइनस कर दीजिए और फिर सबका टोटल कर दीजिए. मतलब फिर से हमें क्या मिल गया? यहाँ पर टोटल कर दीजिए. राइट लाइन. सो एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सर्टेन केसेस. आपको क्या करना है? सारे एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव ही है ऐसा मान के सबका टोटल कर देना है. will be always positive. So delta A हमेशा पॉजिटिव लेने का. राइट लाइक दिस. तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर. अब मीन एरर फाइंड करते हैं. मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं. मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? जो जितनी भी वो जो एरर्स वैल्यू आई थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सबका टोटल कर दीजिए और उसको फिर से n से डिवाइड कर दीजिए. सो दैट इज डेल्टा A मीन मिल जाएगा. सो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी. दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर. मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपके उसमें एरर आने की चांसेस हैं. सो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए मीन. सो ये इसकी फॉर्मूला हो गई. सारी एरर्स के टोटल डिवाइडेड बाय. जैसे हमने ऑब्जर्वेशन का एवरेज लिया था उसी तरह से उसके जो एरर्स है उसका एवरेज लेने. So this is the average of average error. Right, like this, average of average error. Hence the final result of measurement may be written as A is equal to AM plus or minus delta A mean. अब ये प्लस और माइनस के बाद का जो उसे टॉलरेंस कहते हैं, इतना टॉलरेंस. इसका मतलब है मेन वैल्यू के अंदर इतना प्लस और माइनस आने का चांसेस है. ये एग्जैक्टली सेम जैसे हम किसी को कहते हैं कि ठीक है मैं कल 10 बजे आ जाऊंगा,
लेकिन 5-10 मिनट इधर उधर होगा। इसका मतलब क्या है, 5-10 मिनट इधर उधर का मतलब क्या हुआ, या तो वो 10 मिनट पहले आ जाएगा या 10 मिनट बाद आएगा, लेकिन उससे ज्यादा देर या उससे ज्यादा अर्ली नहीं होगा। तो ये कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है या होने के चांसेस है, उसको कहते हैं टॉलरेंस। उससे हमें यह पता चल जाता है कि उसकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है। टॉलरेंस से हमें यह पता चलता है कि एक्यूरेसी का लेवल क्या है। So A is equal to AM plus or minus delta AM. This implies that any measurement of the quantity is likely to be lies between. So AM plus delta A mean या तो AM minus delta A mean. मतलब एक बार 10 मिनट माइनस करो या 10 मिनट ऐड करो, तो उतने के बीच में आने के चांसेस हैं, राइट, लाइक दिस। अब ये जो वैल्यू आपको मिली उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, लाइक, तो उसे रिलेटिव एरर कहेंगे। मतलब ऑफ कोर्स मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर किसे कहते हैं, या तो फ्रैक्शनल एरर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो पहले आपने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है, टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। दस द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर उसे डेल्टा ए से कहते हैं। सो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कौन सा, डेल्टा ए मीन, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कौन सी थी, जो बहुत पहले आपने सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल करके उसका जो एवरेज निकाला था वो ए मीन था, राइट, लाइक दिस। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। अब इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, राइट, लाइक दिस। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर तो यूजुअली हम सारी वैल्यूज को परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हमें उसका कोई भी क्वांटिटी का इतना परसेंट निकाल लो तो एरर हमें मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी मोबाइल की प्राइस है या किसी चीज की प्राइस है, उसमें 10% इधर उधर हो सकता है, लाइक दिस। तो ऐसा जब हम बोलते हैं तो उसमें 10% की एरर आने के चांसेस है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। सो परसेंटेज एरर व्हेन द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, देन मतलब ऊपर की ही फॉर्मूला है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो आप जानते हैं कि किसी वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है, राइट, लाइक दिस। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि जब हम कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमने 2-3 अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज को मेजर किया हुआ है, और वो सारी क्वांटिटीज के ऊपर से कोई नई क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में लेंथ भी आता है और विड्थ भी आता है, मतलब ब्रेथ भी आता है। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आपको मेजर करना है। लेंथ को हम L कहते हैं, ब्रेथ को B कहते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट हो गया, ब्रेथ का मेजरमेंट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। और अगर 2 × L+B फॉर्मूला यूज करेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। इसका मतलब है एरिया और पेरीमीटर ये रिजल्टिंग क्वांटिटी, और वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के मेजरमेंट पे और ब्रेथ के मेजरमेंट। इज इट क्लियर? जबकि हम सर्कल के रेडियस देखेंगे तो सर्कल में सिर्फ रेडियस ही एक ही होता है। अगर रेडियस करेक्ट है तो एरिया करेक्ट ही हो जाएगा, उसमें पेरीमीटर भी मिल जाएगा और एरिया भी मिल जाएगा। सो व्हेन 2 or more quantities involved together to make some new quantities, at that time error also get involved. It is called combination of errors. So when we perform the mathematical operations such as addition, subtraction, division, multiplication, etc., the error combination depends on the type of the mathematical operations performed on physical quantities. अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी फॉर्मूला अलग अलग जो होती है क्वांटिटीज की, उस सब में डिफरेंट क्वांटिटीज का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, राइट। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिवीजन हो गया, डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन हो गया, राइट, लाइक दिस। फिर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये r इंटू आर हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट, लाइक दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में l इंटू बी होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो काफी जगह हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन यूज करते हैं।
तो error also will be involved in that mathematical operation. That is called combination of error. Hence, error in final result depend on the nature of the mathematical operations as well as the error in individual instruments. Now we shall discuss below the various possibility of propagation of combination of error in different mathematical operations. तो उसके ऊपर दूसरे सब propagations है, उसमें errors क्या क्या है वो हम देख सकते हैं, right? Okay, let us understand now. First, error of the sum or difference. Sum or difference मतलब या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में एरर किस तरह से इफेक्ट करती है. तो सपोज द टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव द मेजर्ड वैल्यू, ए में ए प्लस और माइनस डेल्टा है, बी में बी प्लस और माइनस डेल्टा है. ये आपको समझ में आ गया. ए मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट है, और डेल्टा है उस मेजरमेंट में आने वाली एरर है. ये प्लस और माइनस हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. Similarly, error in B is delta B respectively. We have to find the error delta Z in the sum. For example, Z is the quantity जो A और B का टोटल करने से बनता है, right? A और B का टोटल करने से बनता है उस क्वांटिटी में से. So Z is equal to A plus B. So by addition, अब देख लीजिए Z is plus or minus delta Z. अगर A और B में एरर आ गया तो Z में भी एरर आएगा क्योंकि Z is equal to A plus B है, right? Like this. तो दोनों में भी एरर आ सकता है. तो Z इज इक्वल टू Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा है. अब अगर पूरा एक्सपांड कर देंगे तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B. सिमिलरली माइनस में डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगा. सो दैट मीन्स एरर हमेशा ऐड ही होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, राइट? लाइक एरर विल बी ऑलवेज एडेड टुगेदर. सो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो सकता है. अगर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, Z इज इक्वल टू A माइनस B लेंगे, देन ऑल्सो एरर विल बी ऑलवेज एडेड. Hence the maximum possible absolute error in difference delta Z is equal to delta A plus delta B. So addition में भी error add होता है, subtraction में भी error add ही होता है, right? Like this. अब error of a product मतलब multiplication. तो suppose Z is equal to A into B है, मतलब Z एक ऐसी क्वांटिटी है जो A और B क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से बनती है. So Z is equal to A into B, and the measured value of A and B are A plus or minus delta A, B plus or minus delta. So Z is equal to delta Z, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए ये सिंपल दो ब्रैकेट का ओपनिंग ही है, तो ए बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. So Z is equal to A into B. Hence dividing the LHS by Z, हम डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है. तो आप देखेंगे कि रिलेटिव एरर अपने को क्या मिल गया, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B. इसमें भी एरर हमेशा ऐड होती है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये समझ लो अच्छी तरह से, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता. सो ये रिलेटिव एरर की फॉर्मूला है. ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए, राइट? लाइक नाउ एरर ऑफ ए क्वोशंट. क्वोशंट के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगी, राइट? जो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला है वही क्वोशंट के लिए फॉर्मूला है, राइट? क्वोशंट के लिए फॉर्मूला है, लेकिन ये थोड़ा सा लास्ट में इक्वेशन रिवर्स हो जाता है. सो सपोज Z इज इक्वल टू A अपॉन B, देन Z प्लस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाय B प्लस और माइनस डेल्टा B. फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो फाइनली वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट रिलेटिव एरर ऑफ ए क्वोशंट इज इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A माइनस और प्लस डेल्टा B अपॉन B. मतलब अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, इतना डिफरेंस है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लिया. अब पावर्स लेते हैं. जैसे काफी किसी फॉर्मूला के अंदर उसके अंदर पावर्स भी आते हैं, राइट? लाइक दिस. जैसा एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, राइट? लाइक दिस. एरर्स इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर. Consider the nth power of A and B. Then Z is equal to A raised to n upon B raised to n. अब इसमें क्या होगा, जो भी पावर होगा किसी क्वांटिटी के ऊपर वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाएगा. सो एरर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट
पावर, एरर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर. सो फॉर्मूला ये फाइनली ये फॉर्मूला बन जाती है that power of a and b delta z upon z is equal to n into delta a upon a plus n into delta b upon b. इसमें भी देखिए बीच में प्लस है, इसका मतलब है एरर हमेशा ऐड होगा. ये सारी बातें आपको ये समझ में आती है कि किसी भी दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी में बीच में जितनी एरर होगी और उसके कॉम्बिनेशन से जो फाइनल क्वांटिटी बनेगी, फाइनल क्वांटिटी में लार्ज लेवल तक एरर जा सकती है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल in taking the measurement of individual quantities. आप अगर इंडिविजुअल क्वांटिटी में कम से कम एरर लाएंगे तो फाइनल क्वांटिटी में सबसे कम एरर आने के चांसेस है. राइट लाइक दिस. तो ये था जो एरर्स और वो सब का जो कैलकुलेशन है वो हम इस तरह से कर सकते हैं. राइट लाइक दिस. सो थैंक यू. इसके बाद की बातें हम दूसरे किसी टॉपिक में फिर से करेंगे.